नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास डीएलएड के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी साइंस बेसिस। इससे पहले वाले 2 सेट हम लगा चुके हैं, आज तीसरा सेट है, जैसा कि आप लोग पीछे के स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे। और हम ये साइंस से संबंधित मतलब विज्ञान से आने वाले प्रश्नों का क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये पुराने सेट है और यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। ऐसा आप भी हमारे तैयारी के दौरान आप एनालाइज किए होंगे, ऐसा जान रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इससे पहले साल भी आया था, इस साल भी आया था। कुछ क्वेश्चन को हम बताएंगे और कुछ क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं। आप यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को आप देख ले, वो आपके लिए यूजफुल होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है किसी भी तरह से तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में को भी बताए कि हाँ इस चैनल पे पढ़ाई हो रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। मतलब कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पे सारे गैस का प्रतिशत कितना है। जैसे कि बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2। तो N2 कितना है, N2 की मात्रा की बात करें तो N2 की मात्रा है 78.8%। मतलब कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78.8%। वही बात करें कि ऑक्सीजन मतलब कि O2 की प्रतिशत की बात करें तो O2 की प्रतिशत है 20.95%। कुछ जगह पे इसको 21 भी लिख दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है 20.95%। वही बात करें कि CO2 की, मतलब कि CO2 की प्रतिशत कितना है तो CO2 की प्रतिशत है 0.03%। कुछ जगह पे 0.03% नहीं दिया रहता है, 0.4% दिया रहता है। अब 0.4% मार सकते हैं, लेकिन यदि 0.03% और 0.04%, जैसा कि हमारे इस प्रश्न में 0.03% और 0.04% दोनों दिया है, तो आपको 0.03% मारना है, 0.04% नहीं मारना है। यदि 0.03% नहीं दिया गया है तब आपको 0.04% को मारकर आना है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्गन की प्रतिशत की बात करें तो आर्गन की प्रतिशत की बात करें तो वो है 0.93%। मतलब कि हमारे वायुमंडल में आर्गन की प्रतिशत है 0.93%, नाइट्रोजन का है 97.8%। वही बात करें कि ऑक्सीजन है 20.95%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस, तो कार्बन गैस कितना है, कार्बन गैस 0.03%। मतलब कि ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। मतलब कि सेकंड क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इनमें से सबसे सक्रिय धातु कौन सा। सक्रिय धातु मतलब कि उसका जो परमाणु, मतलब कि वो सक्रिय, मतलब कि वो ज्यादा अति कौन है, अभिक्रिया करने में सबसे ज्यादा सक्रिय। आइए हम सक्रिय क्रम लिखते हैं, जो सक्रिय धातु का जो क्रम होता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है पोटेशियम। सबसे पहले आता है पोटेशियम, सबसे पहले आता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, नहीं पोटेशियम सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन के बाद कुछ जगह नहीं बच रहा है, कॉपर, उसके बाद आता है HgAu। तो ये क्या हुआ, ये हो गया सक्रिय, ये जो सक्रिय धातु है, मतलब कि जो सक्रियता धातु है उसका क्रम है। मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे वो धातु उतना ही कमजोर होते जाएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद कौन आता है, सोडियम। हम पढ़े भी थे कि सोडियम को हम खुली हवा में छोड़ देते तो रिएक्ट कर देता है। उसके अलावा कैल्शियम के भी बारे में पढ़े थे कि कैल्शियम को भी हम खुली हवा में छोड़ते हैं तो वो भी रिएक्ट कर लेता है। इसलिए सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जो है ना ये सक्रियता श्रेणी का क्रम है। सक्रियता श्रेणी का क्या है, क्रम है। और ये सबसे कमजोर क्या होता है, मतलब जो सक्रिय नहीं होता है तो होता है कॉपर, HgAu,
ये सब जो सोना चांदी कॉपर ये सब क्या होता है, ये सब जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे सक्रिय धातु कौन है? ऑप्शन से मिलाते हैं, लेड पीबी, पीबी इसमें दिया हुआ ही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। लोहा एफी, एफी सक्रिय है। इसके अलावा कॉपर, कॉपर क्या है, कॉपर लोहा से कम सक्रिय है। इसके अलावा बात करें पारा, पारा लेड, तो लेड का भी मतलब नहीं दिया हुआ है। तो एच जी पारा, एच जी पारा तो किससे है, मतलब कि लोहा से कम सक्रिय। तो सबसे ज्यादा सक्रिय यहाँ पे कौन दिखा रहा है, सबसे ज्यादा सक्रिय ऑप्शन बी लोहा। मतलब कि लोहा क्या है, लोहा इस तीनों में से, इस जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सक्रिय है। यदि इस ऑप्शन में लोहा के अलावा सोडियम दे दिया था तो सोडियम हो जाता है लोहा के जगह पर। क्यों कि जो एफी यहाँ पे आता है, सोडियम यहाँ पे आता है, मतलब इसका सक्रियता श्रेणी लोहा की तुलना में अधिक है। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। मतलब कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, हम टंगस्टन का उपयोग बल्ब में फिलामेंट के रूप में उपयोग करते थे। अब तो उतना नहीं होता है, लेकिन पहले टंगस्टन को बल्ब में फिलामेंट के रूप में, जो फिलामेंट होता है हमारे बल्ब का, जो फिलामेंट होता है जो गोल आकार के, जो हमारे बल्ब में ऐसे घुमा होता था, बल्ब जो पीला वाला बल्ब आता था उसमें टंगस्टन का उपयोग होता था। और उसका जो गलनांक होता था वो बहुत ही उच्च होता था, और उसमें उसको गर्म भी बहुत ज्यादा हो जाता था। तो यही पूछ रहा है कि टंगस्टन कितने डिग्री पर ताप पर पिघलता है। तो पहला है 1520 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है 3422 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी में कह रहा है 3025 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा टंगस्टन का जो डिग्री ताप है ये है 3422 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हम इसको इतना ज्यादा गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, पिघलेगा। मतलब कि इसका जो पिघलने की क्षमता कितना है, इसका जो ताप, मतलब कि हम 3422 डिग्री सेल्सियस तक हम जब इसको ताप देंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये पिघलना प्रारंभ करेगा। मतलब कि इससे पहले हम कितना भी इसको ताप दे दे ये पिघलेगा नहीं। तो और इसको हम किस चीज में यूज करते हैं, टंगस्टन के रूप में, टंगस्टन के रूप में यूज करते हैं। किसका, फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं टंगस्टन को। और हमारे बल्ब में जो गैस भरा होता है, बात करते हैं कि जो बल्ब होता है उस बल्ब में जो गैस भरा होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस मतलब कि वो किसी भी अन्य धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। हम कल इससे पहले वाले लेक्चर में भी निष्क्रिय गैस के बारे में बात किए थे कि निष्क्रिय गैस जो होता है उसके अंतिम कक्षा, जो उसका लास्ट सेल होता है, बैक एंड सेल होता है, वो क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। मतलब कि उसका अष्टक पूरा कर देता है, मतलब कि उसका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो पूरा भरा रहता है। इस कारण से किसी और गैस या किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। और वो अभिक्रिया नहीं करता है तो क्या होता है, वो जलता नहीं है, फिलामेंट नहीं जलेगा। यदि हम उसके जगह पे निष्क्रिय गैस न भर के, हम नोबल गैस न भर के किसी और तरह के गैस भर देते हैं, और मानिए कि ऑक्सीजन ही भर देते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन टंगस्टन से अभिक्रिया करके क्या करेगा, उसको जला देगा। उसी कारण होता है कि जब हम बल्ब को फोड़ देते हैं, मतलब कि वो जो बल्ब आता है उसको फोड़ के टंगस्टन को हम टंगस्टन को क्या करते हैं, खुली हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, वो जल जाता है, और जल के वो बढ़ना बंद हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस न होने के कारण क्या होता है, वो अभिक्रिया कर लेता है। तो आई थिंक ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको मार सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। जो हमारी रिक्तिका होती है उसको घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो हमारा जो सेल होता है, सेल मतलब कि कोशिका, हमारा जो कोशिका होता है वो कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसी के, ये हो गया सेल, ये क्या है, ये सेल है। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बीच में क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव। कोशिका के बीच में क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में तीन पार्ट होता है, एक होता है एक्टोप्लास्ट, एक होता है टोनोप्लास्ट, एक होता है मेनोप्लास्ट। एक होता है एक्टोप्लास्ट, कोशिका द्रव में क्या क्या होता है, एक होता है एक्टोप्लास्ट, एक्टो एक होता है एक्टोप्लास्ट, एक्टोप्लास्ट, एक होता है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, एक होता है मेसोप्लास्ट,
मेसोप्लाज्म, सॉरी प्लास्ट नहीं होता, प्लाज्म होता है, मेसोप्लाज्म होता है। तो एक्टोप्लास्ट जो होता है वो इससे इससे जुड़ा होता है। एक्टोप्लास्ट जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? एक्टोप्लास्ट हमारे कोशिका के जो द्वार है, कोशिका का जो सेल है उससे लगा होता है। वही बात करें कि जो टोनोप्लास्ट है, वो टोनोप्लास्ट रिक्तिका को घेरे रहता है। रिक्तिका को कौन घेरता है? रिक्तिका को घेरने का काम कौन करता है? टोनोप्लास्ट ही करता है। और वही बात करें कि मेसोप्लास्ट एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट के बीच में रहता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कौन सी है? मतलब कि जो रिक्तिका है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कौन सी है? तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कौन? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टोनोप्लास्ट क्या हो जाएगा? और टोनोप्लास्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। ये सब आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? मतलब कि मानव का सर्वप्रथम उद्भव स्थान कहाँ है? मतलब कि मानव सबसे पहले कहाँ उद्भव हुआ था? तो अफ्रीका को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है। क्यों अफ्रीका को ही माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो जीवित कोशिका और जीवित जो जीव थे वहीं पे अफ्रीका देश में ही पाए गए थे। उसके बाद उसी देश से अलग अलग महाद्वीप पे जा जा के लोग क्या हुए? बसने लगे। तो सबसे पहले कहाँ हुए थे? अफ्रीका में हुए थे, आज से 1500 ईस्वी पूर्व। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अफ्रीका सही हो जाएगा। ना ही अमेरिका, ना ही भारत और ना ही चीन, अफ्रीका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और की ओर बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एम और 4m द्रव्यमान के दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलाया हो तो उनके वेग का अनुपात। मतलब कि एक m द्रव्यमान का क्या कर रहा है? एक m और एक 4m द्रव्यमान का दो वस्तु है। मतलब एक m द्रव्यमान का वस्तु है और एक 4m का द्रव्यमान का एक वस्तु है। उसको क्या किया गया? समान गतिज ऊर्जा, मतलब कि समान काइनेटिक एनर्जी से, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ उसको क्या किया गया? चलाया गया। तो उनके अंदर वेग मतलब कि वेलोसिटी कितना आएगा? तो हम बात करते हैं कि एक का वेग क्या है? एक का वेग है, एक का द्रव्यमान कितना है? एक का द्रव्यमान m है और एक का है m2। ये क्या दिया हुआ है? इसके अलावा पूछ रहा है कि उसका वेग कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इसका अनुपात पूछ रहा है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। मतलब कि हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। मतलब कि पहले द्रव्यमान की, मतलब कि पहली वस्तु का द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा और दूसरे द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा को हम क्या किए? मतलब क्या किए? बराबर कर लिए और इसको क्या किए? हाफ से हाफ को काट दिए। तो क्या बचा? बचा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो हम क्या करेंगे? मास 1 को मास 2 से डिवाइड कर देंगे और वेलोसिटी 1 को वेलोसिटी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 m2 इक्वल टू v2 अपॉन v1 और इसका जो दोनों का पावर है इसको क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर कर देंगे तो m1 का वैल्यू कितना दिया गया है? m1 का वैल्यू m है, m1 का वैल्यू m है। और m2 की वैल्यू की बात करें तो m2 का वैल्यू कितना दिया गया है? m2 की वैल्यू दिया गया है 4m। m1 इक्वल टू क्या दिया है? v2 अपॉन v1। m से m कट गया, m से m कटने के बाद क्या बचा? m से m कटने के बाद बचा 1/4 v1 अपॉन v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1 के होल स्क्वायर। और जब भी हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? वो इधर आके क्या हो जाता है? रूट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर को हटाएंगे तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4। और रूट अंडर 1/4 का मान कितना होता है? रूट अंडर 1/4 का मान होता है 1/2 प्लस माइनस
1/2 प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उनके वेग का अनुपात, वेग का अनुपात क्या होगा, v2 अपॉन v1। तब v1 यहाँ क्या करा, उनके वेग का अनुपात क्या होगा, गतिज ऊर्जा का, तो v1 रेशियो v2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1, 2/1 क्या दिया है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए 2/1। ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में 2/1 दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको समझ में आएगा। आइए फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक m द्रव्यमान का एक वस्तु है और दूसरा वस्तु 4m द्रव्यमान का है, तो उसको किस गतिज ऊर्जा से चलाए, हम मतलब कि हम किस गतिज ऊर्जा से चलाए कि उसका, तो उनका वेग का अनुपात, मतलब कि उसको समान गतिज, यहाँ पे क्या करा है, हम उसको समान गतिज ऊर्जा से उसका काइनेटिक एनर्जी को समान कर देते हैं, तो उसका वेग का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हम क्या किए, गति, इसको गतिज ऊर्जा को समान कर दिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर को जब हम समान कर दिए, मतलब इसके गतिज ऊर्जा को जब समान कर दिए, तो हाफ से हाफ कट गया और m1 m1 v1 के होल स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 के होल स्क्वायर बचा। और जब हम m1 को डिवाइड कर दिए m2 से और v2 को इधर ले गए, तो v2 को v1 से डिवाइड कर दिए, उसको होल स्क्वायर किए और m से m कट गया, क्या बचा 1/4 बचा, 1/4 बचा, तो 1/4 v2 v1 हो गया। और इसका जब हम होल स्क्वायर किए तो इसको रूट चढ़ गया, और रूट को जब हम आता है तो क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2 दिया। यहाँ आंसर किस में दिया गया है, आंसर यहाँ प्लस में है, तो हम क्या किए, इसको प्लस वाला ले लिए, माइनस को हम हटा दिए, और उसके बाद 2:1। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में, मतलब कि एक बालक है जो अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर चला, मतलब कि, और उसके बाद क्या होगा, वो 100 मीटर कितने 50 सेकंड में वो 100 मीटर चला, उसके बाद दिशा बदल लिया, उसके बाद मीटर 50 सेकंड में तय किया कर अपना दिशा बदल लेता है, मतलब कि 50 से 100 मीटर क्या हुआ, पूर्व दिशा में चला 50 सेकंड तक, उसके बाद क्या किया, वो अपना दिशा बदल लिया और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, और 50 सेकंड और तय कर क्या हो जाता है, वापस घर लौट जाता है। तो उसका बालक का औसत वेग क्या होगा, मतलब कि औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t1 प्लस t2। मतलब कि औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल कितना चला और इनिशियल कितना चला, उसको माइनस कर देना है और t1 प्लस t2 कर देना, तो क्या होगा, औसत वेग का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही इसको जरूरी भी नहीं लगेगा फॉर्मूला समझाने में। यहाँ पे क्या करा, 100 मीटर पूर्व की दिशा में चला, पूर्व की दिशा में चला, तो यहाँ पे क्या है, ये एक आती है और वेग पूछ रहा है, और वेग क्या होता है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि में हम क्या लगाते हैं, आई कैप लगाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 आई कैप हो जाएगा। और ये कितना है, टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा 50 सेकंड तक चला। फिर क्या करा है कि फिर पुनः वो 100 मीटर वापस लौट गया, वापस लौटा, मतलब कि उसी दिशा में वो रिटर्न आ गया, मतलब कि ऐसे गया, वो ऐसे गया और फिर ऐसे ही घूम के रिटर्न आ गया, मतलब कि जितना चला उतना ही चलाया, मतलब कि माइनस 100 आई कैप, फिर भी 100 होगा, और ये आई के साथ तो जो माइनस आएगा वो बाहर हम निकाल दिए, और ये कितना देर में तय किया, t इज इक्वल टू 50 सेकेंड। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 आई कैप माइनस 100 आई कैप, मतलब कि वो जितना गया वो उतना रिटर्न आ गया, मतलब कि, और 50 प्लस 50, मतलब कि कितना हो जाएगा, 100 में से 100 जाएगा तो 0/100, 0/100 मतलब कितना हो जाएगा 0, मतलब कि वो कितना चला, वो 0 मीटर प्रति सेकेंड, उसका औसत वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये
बिना फार्मूला के भी, ये बिना फार्मूला के भी बनाया जा सकता है, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई आदमी 100 मीटर गया और फिर वो 100 मीटर रिटर्न चलाया, तो उसका यदि डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस हो जाएगा 200/100, मतलब कि 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यही पूछ रहा है औसत वेग, तो औसत वेग कितना हो जाएगा, वो जितना गया उतना फिर रिटर्न चलाया, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन भी 0। मतलब कि इसमें इस क्वेश्चन को टाइम देने वाला भी नहीं है, कॉमन सेंस से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्ती के किनारों के साथ पानी की बूंदों के रूप में निकालना कहलाता है। मतलब कि जो पत्ती होता है, वो पत्ती के आप देखते होंगे कि किनारा पे से जल की तो पानी के बूंद टपकता है, तो उसको निकालना को क्या कहते हैं, स्त्रवण कहते हैं, या वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं, या वाष्पीकरण बोलते हैं, या गुटेशन बोलते हैं। मतलब कि पत्ती के बूंद से जो जल गिरता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, गुटेशन, स्त्रवण या वाष्पीकरण, बताइए। तो जो पत्ती के बूंद से, पत्ती के जो पानी के बूंद गिरता है वो कब होता है, वो रात के समय में, ज्यादातर आप रात के समय में देखते होंगे। रात के समय में क्या होता है, रात के समय में वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है, और जमीन में नमी है, मानिए कि जमीन में नमी है, जमीन में नमी है तो क्या करेगा, रूट तो अपना काम करेगा ही, वो जल को अवशोषित कर करके क्या करेगा, ऊपर तक भेजेगा, पत्ती तक भेजेगा। लेकिन पत्ती तो वाष्प उत्सर्जन कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, कि वाष्प उत्सर्जन कब होता है, सूर्य के उपस्थिति में होता है, मतलब कि सूर्य के उपस्थिति में होता है, और सूर्य उपस्थिति तो रात में नहीं होता है। मतलब कि समांतर जो होता है, ये जो लिखा हुआ है कि पानी का जो बूंद गिरता है वो समांतर रात में होता है, और वो क्या होता है, जल ज्यादा अवशोषित होने के कारण वाष्प उत्सर्जन न होके उसके बूंद जो होता है वो उसके जो छिद्र होता है उसे छिद्र से गिरने लगता है, और इस छिद्र से गिरने के माध्यम को क्या बोलते हैं, गुटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, गुटेशन कहलाता है। और ये सामान्यतः कब होता है, रात में होता है, दिन में तो वाष्प उत्सर्जन हो ही जाता है, रात में ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइम जल है, मतलब कि जो लाइम जल है उसको क्या बोलते हैं, CaOH2, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बताइए। लाइम जल क्या है, तो लाइम जल को क्या बोला जाता है, लाइम जल को कैल्शियम CaOH2 बोलते हैं, और CaOH2 मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, इसको बूझा चूना भी बोला जाता है, और इसको लाइम जल भी बोला जाता है। लाइम जल होता है वो क्या होता है, CaOH2 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, विहेक्टर जो साहब थे वो वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किए थे। मतलब कि जो विहेक्टर साहब थे वो कितने मापदंडों का उपयोग करके वर्गीकरण किए थे, तो उन्होंने 5 मापदंडों का उपयोग करके वर्गीकरण किए थे। और वो वर्गीकरण क्या क्या था, एक था मोनेरा, उनकी बात करें कि वो क्या क्या था, तो एक था मोनेरा, एक मोनेरा था, उसके बाद बात करें तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद बात करें तो फंजाई, उसके बाद था प्लांटी, और एक था एनीमेलिया, एनीमेलिया। तो जो विहेक्टर साहब थे उन्होंने 5 मापदंडों में क्या किए, उसको बांटे। किस आधार पे बांटे, तो उसके आकार पे, उसके पोषण के आकार पे, उसके रहने के आकार पे, वो जल में रह रहा है, वो क्या पोषित कर रहा है, मतलब वो क्या खा रहा है, उसका आकार कैसा, आकार के आधार पे वो क्या किए, उसके आकार पे, उसके आधार पे, आकार के आधार पे, रहने के आधार पे, इसके अलावा बात करें तो उनके श्वसन लेने के आधार पे, उनकी जो भौतिक स्थिति, रासायनिक स्थिति है उसके आधार पे क्या किए, उसको उन्होंने 5 मापदंडों में बांटा। और वो क्या क्या था, एक था मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा प्लांटी था, और पांचवा एनीमेलिया था। तो ये क्या हुआ, 5 भागों में बांटा था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मतलब कि 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। सोनार में क्या उपयोग किया जाता है, जो सोनार किस चीज में उपयोग किया जाता है, तो सोनार एक अति है, जहाज है, जो समुद्र में डूबे हुए जहाजों को खोजने में उपयोग किया जाता है।
इससे ध्वनि भेजी जाती है और ये ध्वनि ध्वनि जब टकरा कर रिटर्न आता है, जो पुराने पुराने जो जितने भी मर्सिडीज होते हैं और जितने भी पनडुब्बी उब्बी होते हैं, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार के उपयोग से ही खोजा जाता है। वो क्या होता है, जब उससे रेडिएशन निकलता है, आवाज निकलता है, तो वो रेडिएशन क्या होता है, उससे टकराता है और टकरा कर रिटर्न आता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पराध्वनि तरंगों के लिए, रेडियो तरंगों के लिए, सुनने योग्य तरंगों के लिए, अवश्य तरंगों के लिए, तो उसको पराध्वनिक तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जाल मिश्रण क्या है। जाल मिश्रण है मतलब कि एक जाल मिश्रण हो क्या है, द्रव तथा द्रव का, ठोस तथा ठोस का, द्रव तथा ठोस का, या गैस तथा गैस का। मतलब कि जाल मिश्रण किसका मिश्रण है? द्रव द्रव का, ठोस ठोस का, द्रव ठोस का, या गैस ठोस का। तो बात करें कि जो जाल मिश्रण है वो द्रव और ठोस का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? द्रव और ठोस का मिश्रण है। अब ये जाल होता क्या है? जाल मतलब कि जाली टाइप के, जो आप जाल के रूप में खाते हैं, जाल जाल जो जैली फूड वूड का बनाया होता है। और इसके अलावा इसको समझने के लिए हम बात करते हैं पनीर। पनीर कैसा होता है? पनीर या तो ठोस होगा, ठोस रूप में होता है, और कुछ जेली टाइप के होता है, मतलब कि उसको दाबने पे वो अति होता है, ना ही उसको ठोस बोल सकते हो ना ही लिक्विड बोल सकते हैं। इसके अलावा मक्खन, मक्खन भी क्या है? वो भी जल मिश्रण का ही उदाहरण है। इसके अलावा जो जेली होता है, जो बच्चे खाते हैं जेली, जो उसको दाबने पे वो अति होता है, या आप ये सब क्या है? ये सब जल मिश्रण का उदाहरण है। और वो किसका बना होता है? द्रव और ठोस, मतलब उसमें द्रव का भी मिश्रण होता है और ठोस का भी मिश्रण होता है। द्रव की तरह वो होता है स्पॉन्जी टाइप का, और वो ठोस रूप में रहता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? द्रव तथा ठोस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वह कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? बैगनी रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, और ऑप्शन डी लाल रंग। अब बताइए कि कौन सा रंग को हम लोग खतरे के निशान में उपयोग करते हैं। तो जितने भी खतरे के निशान होते हैं वहां पे कैसा डॉट लगा, कैसा निशान रहता है? रेड कलर का होता है। और रेड कलर का ही उपयोग क्यों किया जाता है? या नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि रेड रेड कलर ही क्यों, और कलर क्यों नहीं? रेड कलर जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बहुत अधिक होता है, मतलब कि आप उसको दूर से भी देख सकते हैं। और रंगों की तुलना में तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक लाल का होता है। ये इसका तरंग दैर्ध्य बढ़िया होने के कारण, और ये दूर से भी दिख जाता है, इसी कारण हम किसका लाल का उपयोग करते हैं और किसी रंग का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? खतरे में किसका उपयोग करते हैं? तो लाल रंग का उपयोग करते हैं, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीन प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के क्रम में जुड़े हुए हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब कि तीन प्रतिरोध चित्रानुसार, मतलब ये चित्र में क्या दिखाएगा? तीन प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। क्या हुआ? एक क्रम में जुड़ा हुआ है। ए तथा बी के सिरों के बीच क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। मतलब ए और बी के बीच में क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। तो हम क्या करते हैं? एसी और सीबी को जोड़ देते हैं। ये क्या है? समांतर है। ये दो, ये समतुल्य है, ए बी समतुल्य है, और ये दोनों क्या है? समांतर है। तो हम क्या करते हैं? आर, रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, आर ए सी प्लस आर बी सी को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है 60 ओम, 60 ओम, और ये प्लस इसका कितना है? 100 ओम। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा? ये जुड़ के हो जाएगा 160 ओम। ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 160 ओम। वही बात कर रहा है कि ए तथा बी के बीच के क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। मतलब कि ये समतुल्य प्रतिरोध है, तो हम इस दोनों को क्या करते हैं?
समतुल्य प्रतिरोध है, ये क्या था, ये समांतर प्रतिरोध था, ये क्या था, समांतर था, हम समांतर था तो इसको क्या किए, जोड़ दिए, और ये समतुल्य है, समतुल्य है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे 1/r AC प्लस 1/r, तो इसको क्या आ जाएगा, इसका मान कितना आया है, AC का मान AB, सॉरी AB, तो AB का मान कितने आया है, AB का मान दिया हुआ है 40 ओम। वही बात करें कि 1/r का कितना है 160, 160 आया है, और 160 ओम, और यदि हम इसको आते करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 160 ओम, और ये यहाँ पे 4 बार में 4 4 जा 60, मतलब कि 4 बार में आ जाएगा, और प्लस 1 क्या आएगा, ओम ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/160 ओम, और यदि हम इसको इससे काट देते तो कितने बार में कटेगा, 3, और 1 बचा 10, 2 32, मतलब कि 32 ओम, 32 ओम, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी 59 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है सभी केशिरुकाय की एक समान विशेषताएं होती है। अब केशिरुकाय क्या होता है, केशिरुकाय हमारे रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी में क्या पाया जाता है, केशिरुकाय, और ये क्या करता है, ये हमें ये एक अलग अलग छोटे छोटे से जुड़ जुड़ के हमको रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है, और ये हमें सपोर्ट और सहारा प्रदान करता है, और ये हमको ये कहा शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, मतलब कि ऑप्शन डी, ऑप्शन ए में क्या क्या है, बहिकंकाल, ऑप्शन बी में करे कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े, सिर या शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजन, मतलब कि कोशिकाओं का एक समान विशेषता क्या है, तो ये हमारे स्पाइनल कोड, मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है वहां से गर्दन के माध्यम से क्या होता है, हमारे नेफ्रॉन, हमारे ब्रेन के मेन ब्रेन से जुड़ा होता है, और ये क्या करता है, सिर, शरीर का सिर, गर्दन और धड़ और पूंछ में क्या होता है, विभाजन होता है, मतलब कि अलग अलग पार्टों में केशिरुकाय क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। तो आपको केशिरुकाय के बारे में भी जान गए कि केशिरुकाय कहाँ आता है, कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, जियोट्रोप प्रिज्म पौधे, मतलब कि जो जियोट्रोप प्रिज्म पौधे होते हैं, जो जियोटोट्रोपिज्म पौधे होते हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है, पोषक तत्व की, गुरुत्वाकर्षण बल, सूरज की रोशनी या मिट्टी की नमी, मतलब कि जो जियोटोप्रिज्म पौधे होते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया किसकी तरफ होती है, सूरज की रोशनी की होती है, मिट्टी की नमी की होती है, या पोषक तत्व की होती है, या गुरुत्वाकर्षण की तरफ होती है। तो हम बात करें कि जियोट्रोपिज्म पौधे जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर क्या होती है, प्रतिक्रिया करती है, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी ओर प्रतिक्रिया करती है, और गुरुत्वाकर्षण बल की ओर प्रतिक्रिया करने के कारण इसका जो जड़ है वो जमीन के नीचे चला जाता है, मतलब कि नीचे, बहुत नीचे चला जाता है, और इससे इसको फायदा क्या होता है, इससे पौधे को यह फायदा होता है कि उसको जल की और खनिज की मात्रा अच्छी खासा में मिल जाता है। इसके अलावा बात करें कि जो इसकी तनी है, तना है, पत्ती है, वो क्या होता है, वो सूर्य की ओर, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सूर्य की ओर जाता है। वो क्यों जाता है, सूर्य के प्रकाश के लिए, कि जब उसको जितना ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वो उतना अच्छा भोजन बनाएगा, तो वे सूर्य के प्रकाश के खोज में ऊपर की ओर जाने लगता है, और इसका जड़ जल और अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वो जल और अधिक जल और खनिज को खोजते खोजते वो क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। इसके अलावा एक आध कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सूर्य की रोशनी की ओर बढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो सूर्य की रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कुछ जल के लिए आकर्षित होते हैं, मतलब कि वो जल में ही आकर्षित होंगे, इसके अलावा उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। इसके अलावा कुछ नमी में, मतलब कि कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जो नमी के लिए आकर्षित होते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो जियोट्रोपिज्म पौधे होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए
गुरुत्वाकर्षण बल के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कुंडलन कुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नाभिकीय कुंडल कुलम नाभिकीय ऊर्जा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाभिकीय ऊर्जा मतलब कि जहां न्यूक्लियस बनाया जाता है, न्यूक्लियस, इसके अलावा जो एनर्जी हमारे तरह के जितने भी तरह के एनर्जी जो जरूरी पड़ते हैं देश के लिए, वो इलेक्ट्रिकल हो गया या किसी भी तरह का हो गया, वो कहाँ कहाँ है? तो हम बात करते हैं कि हम लिख लेते हैं उसका लिस्ट। तो एक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, एक महाराष्ट्र में है तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में एक नाभिकीय संलयन है। उसके बात करें कि राजस्थान में है एक, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक है रावत भट्ट। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी, मतलब कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में भी एक, उत्तर प्रदेश के नरोड़ा, उत्तर प्रदेश की जो नरोड़ा है, नरोड़ा में एक है। इसके अलावा बात करते हैं तो वहां पे इसके अलावा क्या है, कर्नाटक जो है, कर्नाटक, यहां पे लिख देते कर्नाटक, कर्नाटक में कैगा है। उसके बाद बात करें तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कुंडलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। जो कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा है वो तमिलनाडु में है। वही बात करें कि महाराष्ट्र में भी, जो महाराष्ट्र में एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो है तारापुर, महाराष्ट्र में कहाँ है? तारापुर में है। वही बात करें कि राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में रावत भट्ट में है, राजस्थान के रावत भट्ट में है। वही बात करें कि उत्तर प्रदेश के नरोड़ा में है, उत्तर प्रदेश के कहाँ है? उत्तर प्रदेश के नरोड़ा में है। वही बात करें कर्नाटक के कैगा नामक स्थान पर है। और तमिलनाडु में कुंडलकुलम, तमिलनाडु में कुंडलकुलम जो हमारे क्वेश्चन में ही पूछा गया, तो तमिलनाडु के कुंडलकुलम में एक क्या है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। जो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल, उसका जलीय विलयन क्या कहलाता है? फेहलिंग विलियन, सिरका, इनमें से कोई नहीं, या टॉल्स्टेस रीजेंट। तो एथेनोइक अम्ल के बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी बात कर लेते कि एथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? सिरका, मतलब कि ऑप्शन बी, जो सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा हम पढ़े थे कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये सब हम क्या हुआ, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो में नहीं पढ़े हैं, नहीं इस वीडियो नहीं मिल रहा था, इसी वीडियो के चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनाया गया है साइंस का, आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? NaCS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, वो किसकी है? गेहूं की है, चावल की है, सोयाबीन की है, या दलहन दाल की है? तो ये क्वेश्चन हमारे सेट फर्स्ट में भी आया था। जब हम सेट फर्स्ट लगा रहे थे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा था कि MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली, मतलब कि उपज, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वहां पे किस चीज के बारे में बात किए थे? सोयाबीन के बारे में कहे थे कि सोयाबीन के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये अधिक उपज देती है। इसका उपयोग करने से क्या होता है? जो हमारी सोयाबीन की उपज है वो बहुत अधिक मात्रा में देती है। तो हम किसका उपयोग करते हैं? सोयाबीन की उपज के लिए हम MACS 1407 का क्या करते हैं? इस कीट मुक्त प्रजाति का उपयोग करते हैं। ये क्या है? तो ये बीज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये भी एक क्वेश्चन था जो सिरका वाला था। ये भी क्या था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही था और ये भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है।
तो जो रिपीटेड क्वेश्चन हम उसको क्या करते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। मतलब कि 20 क्वेश्चन में से क्या हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में भी कुछ था, कुछ क्वेश्चन को हम देखे थे कि क्या हुआ था, रिपीटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं, मतलब कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसके कारण वस्तुएं के क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं ठंडी होती है, ताप बढ़ जाता है, गर्म होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम किसी चीज को वाष्पीकृत करते हैं तो क्या होता है, वो वातावरण से गर्मी लेने लगता है और वो क्या करता है, खुद को ठंडा कर लेता है। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मतलब कि जब भी किसी चीज को हम वाष्पीकृत करते हैं, तो हमको क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत है। तो वो ऊर्जा किससे लेता है, वो ऊर्जा वातावरण से लेता है, और वो वातावरण से लेकर क्या करता है, वातावरण से ऊर्जा लेकर उसको वाष्पीकृत कर देता है, और वो करके ऊर्जा ऊपर चला जाता है और वो खुद को क्या कर लेता है, ठंडा कर लेता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या, वस्तुएं क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज हम क्या किए, आज हम बिहार डीएलएड 2026 में आने वाले प्रश्नों का क्या, 20 प्रश्नों का साइंस से संबंधित, मतलब कि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों का एनालाइज किए। और आने वाले लेक्चर में भी हम क्वेश्चन को एनालाइज करते चलेंगे और हम थ्योरी को समझते चलेंगे। जैसे कि हर वीडियो में हम लोग थ्योरी के बारे में बात करें, और थ्योरी के बारे में बात की कि हर क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी से बेस्ड ही साइंस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी पे भी ध्यान देंगे और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।